हेलो स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जेनेटिक्स यूनिट के 2 चैप्टर हैं 12th में, एक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं एंड दूसरा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो ये वाला चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है एंड इसमें हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर में हम उनका मोलिकुलर बेसिस देखेंगे कि वो अंदर लेवल पे मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंसिपल देखने वाले हैं। तो जैसे कि बात करते हैं क्या मतलब, जैसे कि हम कोई एनिमल देखते हैं, मान लो कोई एलिफेंट है, तो एलिफेंट का हमेशा जो बेबी होगा वो हमेशा एलिफेंट ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई और अदर एनिमल उसका बेबी हो जाएगा, नहीं ना, वो हमेशा एलिफेंट को ही जन्म देगा, यानी कि वो ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट। ओके, ऐसे ही अगर कोई मैंगो सीड है तो वो जर्मिनेट होगा किसमें, मैंगो प्लांट में। या फिर किसी के लिए भी हम बात कर सकते हैं कि ह्यूमन जो है उसका बेबी भी जो होगा वो ह्यूमन ही होगा, या फिर कोई पैरट है तो पैरट ही पैदा होगा। तो ये एक तो ये चीज कि हमेशा किसी एलिफेंट का बेबी एलिफेंट होगा, डॉग का बेबी डॉग होगा, कैट का बेबी कैट होगा, तो ये वाली चीज होती है। एंड दूसरी चीज ये कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये वाली चीज है क्यों और क्या प्रोसेस है ये। देन दूसरी चीज ये आती है कि हमेशा ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे कि हम हैं अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, लेकिन हमेशा ये तो नहीं कि मैं पूरी अपने पापा में ही मिलती हूँ, ये बिल्कुल आइडेंटिकल हूँ अपने पेरेंट्स के, या अपने भाई बहन से बिल्कुल आइडेंटिकल हूँ, ऐसा नहीं होता है। मतलब कभी कभी मतलब ऐसा है कि ऑफस्प्रिंग जो है आइडेंटिकल हो सकते हैं, जो कि मतलब ये रेयर सा ही रहता है, होमोजाइगस जो ट्विंस होते हैं। और वैसे हम थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस एक दूसरे से शो करते हैं, जैसे कि हम अपने बहन भाई के सामने अलग अलग थोड़े दिखाई देते हैं, उसकी नाक अलग होगी, हमारी अलग होगी, थोड़े से हम मैच भी करते हैं और थोड़े से हम अलग भी दिखते हैं। तो ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, ये सब चीजें हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि क्यों मतलब ऐसा होता है कि हम सिमिलर हैं और क्यों ऐसा होता है कि हमारे अंदर वेरिएशंस हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साथ जो डील करता है दैट इज जेनेटिक्स। और हम जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम इनका प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की एंड वेरिएशन की। तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस यही है कि मतलब जिससे करेक्टर जो है, जैसे कि ये एलिफेंट है, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट हुआ, तो कोई चीज होगी जो एलिफेंट से उसके बेबी के अंदर आई है, ठीक है। तो यानी कि जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच करेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एंड जो वेरिएशन हमारे बीच में थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है, अपने बहन भाई से वेरी कर रहे हैं या अपने मम्मी पापा से वेरी कर रहे हैं, तो उसको हम मतलब जो हम थोड़े थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएशन, द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब जेनेटिक्स की बात शुरू होती है तो मेंडल के बिना जेनेटिक्स हो ही नहीं सकती। मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक है, मेंडल नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो इन मिड 19th सेंचुरी, यानी कि ये डेट भी हमें देखनी है 1856 टू 1863, मेंडल ने जो है गार्डन जो पी है उन पर मतलब स्टडी की थी, उन्होंने 7 साल तक उन्होंने स्टडी की, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। ओके, क्योंकि मतलब जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस पोलिनेशन किया। नॉर्मली जो पी प्लांट होता है वो जो है सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकता है, खुद ही उसके अंदर बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉस कराया आपस में और फिर एक्सपेरिमेंट किए कुछ, ठीक है। तो मेंडल की कुछ चीजें बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेंडल ने एक तो मतलब जो पहले कभी किसी ने यूज नहीं किया था, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और मैथ्स के लॉजिक उन्होंने बायो में यूज किए थे, और उन्होंने लार्ज सैंपल साइज यूज लिया था, ठीक है। एंड इसके अलावा जो खास चीज है दैट इज 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी उन्होंने ली थी, और जो कि 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, जैसे कि यहाँ पे हम आगे बताएंगे।
और उनकी एक खास बात यह है कि वो सिर्फ एक ही करेक्टर में कॉन्ट्रास्ट करती थी। मान लो उन्होंने एक टोल एंड ड्वार्फ लिया, ठीक है, पेयर लिया, तो जो टोल है उसमें बाकी सारे करेक्टर बिल्कुल ड्वार्फ वाले जैसे ही है, सिर्फ एक ही करेक्टर पे वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, दैट इज उनकी हाइट, प्लांट हाइट की। या फिर हम कलर की बात ले लेते हैं, फ्लावर कलर की, तो सिर्फ फ्लावर कलर जो है वो अलग होगा। इस तरह से उन्होंने 12 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी सेलेक्ट की। तो यहाँ पर बताया कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है। अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो होती है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हमारे मन में कि ट्रू ब्रीडिंग क्या है। यानी कि एक कोई प्लांट है जो बार बार सेल्फ पोलिनेशन कर रहा है कई जनरेशन तक, उसकी किसी के साथ कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, यानी कि उसमें कोई स्टेबल ट्रेट है जो कि सेवरल जनरेशन से एक्सप्रेस हो रहा है। यानी कि अगर टॉलनेस का है, वो खुद के साथ कर रहा है, तो बार बार उसके अंदर सेम करेक्टर ही दिखाई देंगे, ठीक है, स्टेबल कुछ इनहेरिटेंस दिखाई देगा वहां पे। तो अब हम 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट देख लेते हैं जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे, जैसे कि सीड कोट कलर या फिर फ्लावर कलर कह सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने पर्पल और वाइट लिया है। सीड कलर येलो ग्रीन, सीड की शेप स्मूथ रिंकल, पोड कलर ग्रीन येलो, पोड शेप इन्फ्लेटेड पिंक्ड, और टॉल एंड शॉर्ट या फिर ड्वार्फ कहेंगे जो कि हाइट के लिए। और फ्लावर की पोजीशन एक्सियल हो सकती है या फिर टर्मिनल हो सकती है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि करेक्टर है, 7 करेक्टर है जिनके 14 ये ट्रेट्स हो गए। यानी कि स्टेम की हाइट टोल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। तो यानी कि इसका एक प्लांट हो गया, इसका एक प्लांट हो गया, इन्हें आपस में क्रॉस कराया, ठीक है। तो इनमें वही चीज कि वो ट्रू ब्रीडिंग ली थी और सिर्फ वो एक ही करेक्टर में एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करते थे। ऐसे ही फ्लावर कलर के लिए कि वॉयलेट और वाइट ये सिर्फ इसी ट्रेट के लिए कॉन्ट्रास्ट करते थे, बाकी सब इनमें जो दूसरे करेक्टर हैं वो सेम होंगे। ऐसे फ्लावर पोजिशन के लिए, पोर्ट शेप के लिए, पोर्ट कलर के लिए, सीड शेप के लिए, सीड कलर के लिए। तो हमें ये भी याद करने की जरूरत है, ये पूछा जा सकता है कि भाई मेंडल ने कौन कौन से जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जो करेक्टर हैं वो कौन कौन से थे। तो एक तो हाइट हो गया है, फिर फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, पोर्ट शेप एंड पोर्ट कलर। तो देखो यहाँ पे स्टेम की हाइट का एक हो गया, फिर फ्लावर के लिए 2 हो गए, कलर एक पोजीशन, फिर तीसरा पोर्ट शेप के लिए कलर, मतलब पोर्ट के लिए शेप और कलर। ऐसे ही सीड के लिए शेप एंड कलर। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जब सीड की बात आएगी शेप और कलर आ जाएगा, पोर्ट की बात आएगी शेप और कलर आ जाएगा, फ्लावर की कलर एंड पोजीशन की बात आ जाएगी, एंड फिर स्टेम हाइट। तो ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे जो कि मेंडल ने सिलेक्ट किए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब इनमें से किसी भी पेयर को, मतलब मेंडल ने सबको ही लिया था, उसने सबके लिए टेस्ट करके देखा था। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टोल, बिल्कुल ये ट्रू ब्रीडिंग है, ओके, टोल एंड ड्वार्फ, इसके अंदर कोई मिक्सिंग ड्वार्फ की नहीं है, इसके अंदर कोई मिक्सिंग जो है टोल की नहीं है। तो जब मेंडल ने क्रॉस किया टोल और ड्वार्फ को, अब इसमें जो है मेल और फीमेल हम कोई भी ले सकते हैं, ये वाला ये मतलब टोल फीमेल भी ले सकते हैं और टोल मेल भी ले सकते हैं, तो रिजल्ट सेम ही आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं है, इसमें टोल और ड्वार्फ को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सबके सब टोल हैं, टोल मिले, ठीक है। F1 जनरेशन में सबके सब टोल प्लांट मिले। लेकिन फिर जब मेंडल ने उनकी सेल्फिंग की, ठीक है, जब उन्होंने सेल्फिंग की आपस में खुद ही, देन मेंडल ने देखा कि यहाँ पे टोल भी मिल रहे हैं और यहाँ पे ड्वार्फ भी मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, मेंडल के मन में ये क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले जब उन्होंने ये क्रॉस कराया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, उन्होंने इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि जिसमें एक करेक्टर के लिए क्रॉस कराया, ठीक है। तो उन्होंने यही देखा कि F1 जनरेशन में सारे टोल थे और F2 में टोल और ड्वार्फ थे, और उनका एक रेशियो था 3:1 में थे, आ रहे थे। यानी कि अगर इन एवरी 4 में हमें 3 जो है वो टोल मिल रहे थे और एक ड्वार्फ मिल रहा था।
तो इसके लिए मेंडल ने मतलब कुछ बातें कही कि जो मतलब समथिंग कोई मटेरियल तो है, कुछ तो है जो कि पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा है, ठीक है। कोई चीज है, कोई मटेरियल जो पेरेंट से यहाँ जा रहा है। और उसने बोला कि वो कुछ फैक्टर है जो मतलब जो आज हम कहते हैं, जिनको आज हम जीन कहते हैं, यानी कि जीन जो है वो पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहे हैं, ओके। और इन्हीं की वजह से मतलब कुछ चीजें यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि भाई ये उन्होंने अब देखो, टोल के लिए पेयर में कैपिटल टी ले लिया और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी ले लिया। अब इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो इससे एक ही तरह के गैमेट बनेंगे सारे कैपिटल टी वाले, और इससे बनेंगे स्मॉल टी वाले, ठीक है। तो जब इनसे जाइगोट बनेगा, उसका जो जीनोटाइप होगा वो कुछ ऐसा होगा। और हमने देखा कि ये है F1, ये कैसा था, टोल। फिर इनको सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग से अब जो है, यानी कि सेल्फिंग कराने वाले हम टी की विद टी, इनकी आपस में कराने। इसके लिए हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, मतलब मेंडल ने ये यूज किया, जिसमें एक तरफ इससे बनने वाले गैमेट रखेंगे और एक तरफ इससे बनने वाले। तो इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें कोई भी एक फीमेल हो सकता है, कोई भी एक मेल हो सकता है। सॉरी, तो सॉरी यहाँ पे आएगा ये बाहर। इसको और इसके साथ ये सामने सामने आ रहे हैं ना, इन दोनों को रखो एक साथ ऐसे ही। अब यहाँ इस वाले में ये आएगा और ये आएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले में इधर से टी आएगा, इधर से स्मॉल टी आएगा। इस वाले में इधर से स्मॉल टी, इधर से स्मॉल टी। तो हमें यहाँ क्या मिला है, अगर हम देखें यहाँ पे टी कैपिटल कितना मिला है और कैपिटल टी स्मॉल टी कितना मिला है और ये कितना मिला है। तो यहाँ देखिए ये 1 मिला है, ये 2, ये 1। एंड दिस रेशियो इज जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। जो उधर हम देख रहे थे दैट वाज फिनोटाइपिक, जो हमें दिख रहा था कि इतने टोल है और इतने ड्वार्फ है। और ये जो है, जो हमें अंदर एक जीन लेवल पे दिख रहा है कि भाई इसमें कैपिटल टी है या इसमें स्मॉल टी है, कि क्या है, इसमें दोनों है। जब यहाँ पे हम इस लेवल पे देख रहे हैं तो उसका रेशियो क्या आया कि 1:1। अब जो ये वाला है, इसका मतलब 3:1 आने का मतलब क्या है कि ये वाला तो टोलनेस को दिखा ही रहा है, ये भी टोल है एंड ये भी टोल ही है, ठीक है। और ये वाला बनाएगा ड्वार्फ्स। तो ये चीज हम आगे समझेंगे, ये टर्म्स क्या है, फिनोटाइप क्या है एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। फिनोटाइप की बात करते हैं। देखो, फिनोटाइप होता है एक्चुअली जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, यानी कि फिनोटाइपिक, देखो मैंने यहाँ पे टर्म्स में यूज किया है ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ठीक है, जिसको हम जो जीनोटाइप के रिजल्ट में आ सकता है या एनवायरनमेंट की वजह से आ सकता है, जो हमें बाहर दिखाई देगा, जैसे कि आई कलर दिखाई देगा, हाइट दिखाई देगा, या फिर फ्लावर का कलर होगा, जैसे पी में यहाँ पे फ्लावर कलर, जो ये हम 7 पे ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर देख रहे थे, वो सब के सब क्या है, हम फिनोटाइप हमें दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन किसकी वजह से हो रहे हैं, अंदर उनके क्या है, दैट वाज वो वो जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जेनोटाइप, the genetic makeup of organism, the combination of allele it has for a trait, यानी कि allele का combination। अब देखो यहाँ पे फिर हम ऊपर से आते हैं, हम बात करते हैं, मेंडल ने कहा था ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर्स, जो मेंडल ने फैक्टर्स बोला था वही जो है आज हम जीन कहते हैं उन्हें। यानी कि डीएनए का कोई सेगमेंट है जिसके पास कोई इंस्ट्रक्शंस है, कुछ बातें हैं कि भाई ये चीज लिखी हुई है कि तुम्हें जाके जो है नेक्स्ट जब तुम जाओगे तुम्हें जाके आईज बनानी है, तुम जाओगे तो तुम्हें टॉलनेस बना करनी है, तुम जाओगे तो तुम्हें ड्वार्फ रहना है। तो ये वाली चीज, the segment of DNA that contain instruction for making a specific protein, कोई प्रोटीन बनेगी देन हमें वो पूरा जो पार्टिकुलर ट्रेट है वो दिखाई देगा, यानी कि कोई हाइट दिखाई देगी या कुछ दिखाई देगा। फिर अब जीन जो होता है वो उसकी डिफरेंट जो वर्जन होंगे
एक जीन के डिफरेंट वर्जन को हम अलील कहते हैं। जैसे कि हम कह देंगे कि एक जीन है आई कलर का, ठीक है, आई कलर का जीन है, उसके कुछ अलील हो सकते हैं, यानी कि ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ऐसे ही जैसे कि प्लांट की हाइट की बात करते हैं, प्लांट हाइट के जो जीन है उसके दो अलील हो सकते हैं, यानी कि एक टी हो सकता है और एक स्मॉल टी हो सकता है। जब ठीक है, तो दीज आर अलील्स, ठीक है। अब जेनेटिक मेकअप जो होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ अलील, जेनेटिक मेकअप जो कि हमें यहाँ ए ये दिखाई दिया, जो हम देख रहे थे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, जो हम पेयर में देख रहे थे, ठीक है। अलील जो एक पेरेंट से आ रहा था, एक दूसरे पेरेंट से आ रहा था, और आकर फिर जो कॉम्बिनेशन बनता है और जो फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जेनेटिक मेकअप रहता है, देन फिर वो बाद में एक ट्रेट को, एक उससे एक ट्रेट हमें बाहर दिखाई देता है, ठीक है। तो दैट इज जीनोटाइप। अब बात करते हैं होमोजाइगस की। होमोजाइगस वो होता है जिसमें दोनों अलील सेम होते हैं, जैसे कि ए ए, या फिर हम जो देख रहे थे टॉलनेस के लिए टी टी, ये वाला टी टी। हेट्रोजाइगस जिसमें दो डिफरेंट अलील हो एक जीन की, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। हेमीजाइगस की बात करें तो हेमीजाइगस होता है ओनली वन अलील फॉर ए जीन, यानी कि एक जीन की सिर्फ एक अलील इंस्टेड ऑफ टू, दो नहीं। जैसे कि हम एक्स वाई मेल में देखते हैं, मेल में सिर्फ एक्स एक है, इसकी दूसरी अलील नहीं है, ओनली वन एक्स लिंक्ड अलील, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ढंग से बात कर लेते हैं कि हमने क्या किया था। एक प्लांट टोल लिया था और दूसरा डॉर्फ लिया था, मतलब मेंडल ने। इसका जो जीनोटाइप था टीटी, और इसका ये वाला टीटी था। देन इससे गैमेट बने थे सारे ऐसे, और इससे गैमेट बने थे सारे ऐसे। देन क्रॉस हुआ, देन क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन थी, अब ये गैमेट है, F1 जनरेशन में ये आया था और ये सब के सब टोल थे, ठीक है। फिर जब इनकी सेल्फिंग हुई तो सेल्फिंग से हमें क्या मिला था, हमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका कुछ रेशियो ऐसे मिला था 1:1, जिसको हमने बोला था कि ये जीनोटाइपिक रेशियो है। और फिनोटाइपिक रेशियो हमें क्या मिला था 3:1, जिसमें ये टोल के लिए था, ये ड्वार्फ के लिए। यानी कि अब यहाँ से मेंडल ने दो चीजें बताई थी कि फर्स्ट वन, कि जब देखो, जब इसमें से एक आया और इसमें से एक आया, ये ड्वार्फ का आया, ये टोल का आया, यानी कि F1 जनरेशन में ऐसा क्या, ये जो है एक अपना करेक्टर शो कर रहा है एंड दूसरा शो नहीं कर रहा है। तो यानी कि जो यहाँ पे करेक्टर शो कर रहा है, यानी कि टोलनेस, टोलनेस जो है वो डोमिनेंट है, ओके। एंड जो ड्वार्फनेस है वो रिसेसिव है, यानी कि जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो शो कर रहा है वो डोमिनेंट होगा, और जो शो नहीं हो रहा है वो रिसेसिव होगा। तो एक तो ये बताया था उन्होंने, ठीक है। और दूसरी चीज, जब यहाँ पर F1 जनरेशन में सब टोल आ गए तो नेक्स्ट जनरेशन में फिर से हमें ड्वार्फ मिल गया है, ये खोया नहीं है। तो यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहे थे तो गैमेट्स में जो है सेग्रीगेशन होगा, ये ऐसा ऐसा, अगर मतलब मान लो मेल के लिए भी ऐसे, मतलब इससे ये वाला गैमेट भी बन रहा था और ये भी, और ऐसे ही फीमेल में भी ये गैमेट बन रहे थे। इसका मतलब है मेंडल ने बोला कि भाई ऐसा हो रहा है कि जो गैमेट होते हैं वो, मतलब जो सेग्रीगेट होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया उन्होंने यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो ये अभी कंबाइन था लेकिन फिर ये अलग हो गया, अलील जो होते हैं
वो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब ये एक टी एल ये भी सेग्रीगेट, मतलब ये तो यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ की बात करते हैं, ये भी जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो ये भी सेग्रीगेट होंगे, लेकिन सारे गैमेट ये एक जैसा बनाएगा, तो कोई सा भी गैमेट फ्यूज करे कैपिटल टी ही देगा। लेकिन ये वाला जो है ये दो तरह के गैमेट बना रहा है, तो जब ये कैपिटल टी देगा तो अलग बात आएगी, जब ये स्मॉल टी देगा तो अलग बात आएगी। अब डिपेंड करता है कि अगर कैपिटल टी मिलेगा तो टोल बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो क्या बनेगा, फिर से टोल, और स्मॉल टी तो ड्वार्फ। अब ये चीजें हम देखते हैं कि मेंडल ने बताया यहाँ पे दो उन्होंने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद उन्होंने दो बातें बोली, दो लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में यानी कि करेक्टर जो होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट यानी कि फैक्टर से कंट्रोल किए जाते हैं, जिनको आज हम जीन बोलते हैं, एंड फैक्टर जो होते हैं पेयर में होते हैं, ठीक है। तो जब ये बात करें डिसिमिलर पेयर में वन मेंबर जो है वो डोमिनेट करता है और अदर रिसेसिव करता होता है, ठीक है, जैसे कि ये था। अब इसको हम बोलेंगे क्या, डिसिमिलर पेयर या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसमें टोलनेस जो है वो डोमिनेंट हो गई है ओवर ड्वार्फनेस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि जो अलील थे, अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, और जब नेक्स्ट जनरेशन आती है जो बोथ करेक्टर हैं, बोथ करेक्टर आर रिकवर इन F2 जनरेशन, ठीक है, जो कि F1 में दिखाई नहीं दे रहे थे, जो कि हमें नॉट सीन इन F1। F1 के अंदर हमें सिर्फ टोलनेस दिख रही थी, ठीक है, लेकिन हमें डॉफ नहीं दिख रहा था। लेकिन इन्होंने बोला कि F2 जनरेशन में दोनों रिकवर हो गए, जो जैसे कि हमें टोल और ड्वार्फ मिले थे ना 3:1 में, तो यही बात शो करना चाह रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि पेरेंट जो होते हैं, पेरेंट के पास दो अलील होते हैं, जैसे कि ये। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन, तो ये जो अलील होते हैं ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, या ये आएगा गैमेट के पास, तो यानी कि अलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दो लॉ दिए, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम देख रहे हैं कि करेक्टर जो होते हैं वो फैक्टर से कंट्रोल किए जाते हैं, यानी कि जीन कंट्रोल करते हैं कि भाई ये वाला जीन गया, टी जीन, कैपिटल टी जीन गया तो भाई वो जो है टॉलनेस का है, स्मॉल टी गया तो वो ड्वार्फनेस का है। और उन्होंने बताया मेंडल ने यहाँ पर कि एक जो है डिसिमिलर पेयर में एक मेंबर जो है, यानी कि वो जो पेयर है उनमें से एक डोमिनेट करेगा और दूसरा रिसेसिव होगा। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये कहा है उन्होंने कि भाई देखो अलील जो है वो कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करती है, जैसे कि F1 जनरेशन में हमें कोई नहीं दिख रहा, लेकिन F1 जनरेशन में जो करेक्टर हमें नहीं दिख रहा था F2 में वो रिकवर हो गया है। और इसके लिए उन्होंने बताया कि देखो क्या होता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो अलील जो है, यानी कि अलील नॉर्मली पेयर में होती है, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सिर्फ एक अलील एक में जाती है, एक पेयर से एक अलील एक गैमेट में एक दूसरे गैमेट में। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो है वो गैमेट फ्यूज करेगा, तो उसी टाइप का हमें जाइगोट मिलेगा और फिर नेक्स्ट जनरेशन में उसी तरीके का हमें प्लांट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।